हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार टीआरई DSSB TGT PGT को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट भी प्राप्त हो रहा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से भी। आई होप जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ शेयर किया करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई डिस्कशन, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है और आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। बाकी बात ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। कोशिकांगों को, सेल ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से किसके द्वारा अलग करेंगे? कोशिकांगों को सेंट्रीफ्यूगेशन से, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी या फिर रेडियो एक्टिव प्रेशर के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? तो सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रकार का टेक्निक होता है, एक प्रकार की तकनीकी होती है। इसमें एक समाधान से कणों को अलग करने के लिए केंद्रापराशक बल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में कणों को तलहटी में जमने के लिए उनके आकार और घनत्व पर निर्भर होता है। अब देखिए, आप देखिए, ये आपको एक्सप्लेनेशन था। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा, बस इतना कहा जा रहा है कि आपने अपने घरों में वॉशिंग मशीन देखी होगी, मिक्सर मशीन देखी होगी। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, मिक्सर मशीन ऐसे 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 चलता है, और ये चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है ऐसे चलता है, और चीज़ों को ग्राइंड कर देता है, कपड़ों को साफ कर देता है। कैसे? क्योंकि वो कपड़े को उठा उठा के एक ही जगह पटकता है, बीच में ऐसे 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 पटकता रहता है। ये जो बीच में चीज़ें स्टोर हो रही है ना, इसी को सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहा जाता है। और इसी के द्वारा क्या होता है कि गंदगी जो है वो तलहटी में बैठ जाती है और बाकी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट में राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको ये भी तो देखना होता है, तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही जवाब है वो मैं बता देती हूँ, 70S होता है। लेकिन राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। क्या होता है? 70S और 80S। जो 70S होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम 70S को दो भागों में तोड़ें तो कौन कौन से तोड़ेंगे, यानी इसके सब यूनिट क्या क्या होते हैं और 80S के सब यूनिट क्या क्या होते हैं। तो 70S के सब यूनिट आपको दिख रहा होगा 30 और 50, इसे 50 और 30 में यानी 50S और 30S में डिवाइड करते हैं। वहीं 80S को आप 60S और 40S में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 40S और 60S में। आपको एक चीज़ पूछी जाती है, जो राइबोसोम के पास ये जो S लगा होता है ये क्या होता है, या 70S जो लगा है ये क्या है? तो 70S जो होता है इससे सेडिमेंटेशन यूनिट, सेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, या फिर इसी को सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी सही जवाब हो जाएगा। 70S राइबोसोम दो भागों में टूटता है, 50 और 30। 80 किस में टूटता है वो भी मैंने आपको बता दिया, 40 और 60। अगला, जीवों की स्वतः उत्पत्ति का प्राथमिक सिद्धांत अमान्य हुआ। मतलब जीव अपने आप ही पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बेस नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई पुरानी चीज़ नहीं है, वो अपने आप ही पैदा हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड भी अपने आप बन रहा है, अपने आप ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात पे बहुत सारी थ्योरी भी दे डाली। उसी तरह जीवों पे भी बहुत सारा सिद्धांत आया। तो सबसे पहले इस बात को खारिज किसने किया? सबसे पहले इस बात को किसने अस्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, उनके उत्पन्न होने का एक प्रोसेस होता है, एक नीड होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, पुराने सेल से बनते हैं। इस बात को किसने बताया? तो इस बात को जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे लुई पाश्चर। कौन थे? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने ही जीवों के स्वतः उत्पन्न थ्योरी को सबसे पहले अस्वीकार कर दिया था। लुई पाश्चर थे कौन? तो ये एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक और रासायनिज्ञ थे, यानी केमिस्ट्री के बहुत
बड़े ज्ञाता थे जो टीकाकरण के सिद्धांतों की अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगर पूछा जाए टीकाकरण का खोज किसने किया था तो ल्यूई पाश्चर ने किया था। इनको आप लोग वहाँ से जानते होंगे। और पाश्चर ने स्वान नेक्ड फ्लैक्स प्रयोग किया और जीवों की स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को खारिज कर दिया। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड एज लुई पाश्चर। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लिया करिए। जो मैं आपको बहुत ज़्यादा जोर देके अगर कोई चीज़ें 2 से 3 बार बता रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर मेनी इन रिस्पेक्ट टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परस्पर विशेष अंतर होता है। किस चीज़ का अंतर होता है? पहला दिया है साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, इनमें इन सब चीज़ों में तो अंतर होता ही है, लेकिन विशेष अंतर जो होता है वो होता है उनके न्यूक्लियस में, उनके न्यूक्लियर मटेरियल में अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता तो न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ से पाया जाएगा। वहीं यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक उपस्थित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक, और आनुवंशिक गुणों को भी संग्रहित करता है, तो इसी के आधार पे इनको अलग किया जाता है। आपके लिए जो मेरा आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, जिस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को न्यूक्लियस के बेस पे अलग किया जाता है, उसी तरह आप बताइए प्लांट सेल और ह्यूमन सेल को किस बेस पे अलग किया जाता है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक प्लांट सेल है और ये एक ह्यूमन सेल है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, एक वर्ड में बताइएगा कोई एक ऐसी चीज़ जो प्लांट सेल में पाई जाती हो ह्यूमन में नहीं, या कोई ह्यूमन सेल में पाई जाती हो और प्लांट सेल में नहीं, उसको देख के आप डिफाइन कर देंगे कि ये प्लांट सेल है, ये ह्यूमन सेल। आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है और आप लोग होमवर्क में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। जिस तरह आप लोग वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह मैं आपके आंसर का वेट करती हूँ, आपके कमेंट का वेट करती हूँ। आपके कमेंट से ना मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, आपके कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो लिसनर्स है, मेरी जो नॉलेज कॉर्नर फैमिली है वो मेरे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे मेहनत को सराह रही है, मेरे मेहनत को मोटिवेट कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर एक कमेंट जरूर किया करिए। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिंडल अपर्चर इज मेड अप ऑफ। तुर्क उपकरण निर्मित होते हैं, यानी स्पिंडल अपर्चर जो है वो किससे बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपर्चर, कुछ भी कह लीजिए, ये किससे मिलकर बने होते हैं? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉलीशोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर स्पेरोसोम? स्पिंडल अपर्चर किससे बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर किससे बने होते हैं? तो सबसे पहले जानिए स्पिंडल फाइबर होते क्या है। पहले तो आप ये बताइए स्पिंडल फाइबर होते क्या है, क्या आपको पता है स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कोशिका विभाजन, नहीं इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था एक सेल है, हाँ सेल है, सेल में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल होता है। और कोशिका विभाजन जो होता है इसमें इस सेंट्रियोल पाया जाता है, इसके सेंट्रियोल पाया जाता है, और इस सेंट्रियोल पे जो है बहुत सारे, एक मिनट यार, सेंट्रियोल पे क्या होते हैं? बहुत सारे स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या कार्य करते हैं? तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे ये बराबर भागों में ऐसे बढ़ जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं और क्रोमोसोम को 2 बराबर भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोम को 2 बराबर भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। और ये बने किससे होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया, ये वाली जो संरचना दिख रही, ये वाली जो संरचना, यही आपका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये आपका स्पिंडल फाइबर है, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अगला क्वेश्चन, पार्सली होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड, आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? पार्सली होमोलॉगस यानी आंशिक रूप से समजात हैं, आंशिक रूप पार्सली होमोलॉगस हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो बी क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बी क्रोमोसोम कहलाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आंशिक रूप से समरूप गुणसूत्रों को बी क्रोमोसोम कहा जाता है। वो समान कैरियोटाइप के अतिरिक्त समय में बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, बी गुणसूत्र मानक पूरक यानी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त गुणसूत्र हैं जो कई जीवों में होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व जो कोशिका विभाजन के समय समसूत्रीय तुर्क उपकरण की सूक्ष्म नलिकाओं से बनने के लिए आवश्यक है। साइंस की हिंदी बहुत टफ होती है, अगर आप इंग्लिश देख लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर दिख जाएगा, स्पिंडल अपर्चर दिख जाएगा और सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। पूछा जा रहा है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स
ऑफ द माइटोटिक स्पेंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो वो कौन सा एलिमेंट्स है जो जिम्मेदार है सेल डिवीज़न के दौरान जो स्पेंडल फाइबर बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, उसके बनने में यहाँ पे कौन सा वो तत्व है, पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो पी है, एस है, सी है, एच, जेड है? तो सबसे पहले आप इन सबका हमें फुल फॉर्म बता दीजिए। पी क्या होता है? तो इसे फास्फोरस कहते हैं। पोटेशियम कहते हैं, पोटेशियम की फास्फोरस क्या कहते हैं? पी को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए फट से क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी ए यानी कैल्शियम हो जाएगा। जेड एन जिंक होता है। और कोशिका विभाजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर होता है इनको बनाने में, सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या है? तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो MA रहेगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ड ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से कौन कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है? इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से न्यूक्लियस को जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? आप बताइए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आप हमें बताइए फटाफट से, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज ना रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं आपको। सेल की खोज, कोशिका की खोज आप सभी को पता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अगर आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज होते होंगे तो एक चीज़ बता देते हैं। आप जब कोई फल खाते हैं, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जनरली सेब खाया, उसका जो बीज निकलता है किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। आप जामुन ले लीजिए, उसका जो बीज निकलता है लगभग ब्राउनिश होता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, और वो होता कहाँ है? सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। तो केंद्रक ब्राउन होता है, केंद्र ब्राउन होता है। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। राइबोसोम की बात करें, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, और पैलाडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ओके, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला, लैम्ब ब्रश गुणसूत्र देखे जाते हैं। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम आर शीन ड्यूरिंग। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम कब देखे जाते हैं? माइटोटिक मेटाफेज, मियोसिस मेटाफेज, माइटोटिक प्रोफेज, मियोसिस प्रोफेज। लैम्ब ब्रश गुणसूत्र क्या होता है? तो ये एक प्रकार का विशेष गुणसूत्र होता है जो स्तनधारियों के अतिरिक्त लगभग सभी जानवरों में अविकसित अंडाणु में पाया जाता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। और ये कब देखने को मिलता है? तो ये मायोटिक प्रोफेज में देखने को मिलता है। कब? मायोटिक प्रोफेज में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैरियोटाइप रिफर्स टू, गुणसूत्र प्रारूप का क्या अर्थ है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट, फेनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, या फिर जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। कैरियोटाइप रेफरेंस यानी कि गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट। गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ गुणसूत्र समुच्चय का लक्षण प्रारूप है। एक कैरियोटाइप व्यक्ति के समस्त गुणसूत्र के संग्रह पर होता है। कैरियोटाइप का उपयोग गुणसूत्रों की असमान संख्या या संरचना को देखने के लिए किया जाता है। पूछ लिया जाए कैरियोटाइप का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो गुणसूत्रों की असमान संख्या या फिर उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है। कैरियोटाइप वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणसूत्र की तस्वीरों से एक कैरियोटाइप तैयार किया जाता है। ओके, कैरियोटाइपिंग प्रक्रिया कहलाती है जब कैरियोटाइप तैयार किया जाता है। और उससे होता क्या है, तो उससे गुणसूत्रों की संख्या और किसी भी असामान्य सहित किसी व्यक्ति के गुणसूत्र पूरक को निर्धारित किया जा सकता है। यानी किसके गुणसूत्र में कौन सी कमी है, किसको टर्नर सिंड्रोम है, किसको डाउन सिंड्रोम है, किसको पटाउ सिंड्रोम है, तो ये गुणसूत्रों की कमी से होता है। और इसको हम जानते कैसे हैं, तो कैरियोटाइपिंग विधि के द्वारा हम कैरियोटाइप करते हैं, गुणसूत्रों का तस्वीर लेते हैं, इसे कैरियोटाइप कहा जाता है। विधि कौन सी होती है? कैरियोटाइपिंग मेथड होता है, और इसी के द्वारा हमें पता चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र समुच्चय का प्रारूप लक्षण गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज़ अ रोल ऑफ। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या कार्य है? ऑप्शन क्रोमोसोम सेग्रेशन, क्रोमोसोम पेयरिंग। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये गुणसूत्रों का युग्मन करता है, गुणसूत्रों की पेयरिंग करती है, उन्हें जो है उनका मैच करवाता है। ठीक है, और ये होता कब है, तो ये जाइगोटीन अवस्था के दौरान होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए इस तरह से ये गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं। 2 गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो स्लेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इनकी पेयरिंग करा देता है, यानी एक गुणसूत्र ऐसे है तो ये दूसरा गुणसूत्र यहाँ से आके ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। और ये किस फेज़ के दौरान होता है, तो ये जाइगोटीन अवस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन, एक पादप के अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा यानी फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए इसे इस पादप का क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन, एप्लॉइडी, पेरीसेंट्रिक इन्वर्स या फिर पैरासेंट्रिक इन्वर्स, इसे क्या कहेंगे आप बताइए? तो इसे जो कहेंगे वो कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्स। एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए इस पादप को क्या कहेंगे? इस पादप में पैरासेंट्रिक इन्वर्स हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि इसमें पैरासेंट्रिक इन्वर्स हुआ है। ओके, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला, द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इज कोर पार्टिकल्स इज, कोर कण में न्यूक्लियोसोम की लंबाई क्या है? 146 बीपी, 200 बीपी, वेरिएबल यानी कि परिवर्तनीय है, अलग अलग हो सकता है, या 154 से 260 बीपी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले तो बीपी क्या है, तो बीपी को बेस पेयर कहा जाता है। बीपी का फुल फॉर्म बेस पेयर होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि बीपी क्या है, तो बेस पेयर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम लेंथ जो डीएनए इन कोर पार्टिकल्स यानी कोर कण में जो न्यूक्लियोसोम की लंबाई होती है वो 146 बीपी होती है। 146 बेस पेयर होता है। बेस पेयर यानी आधार जोड़े, हिंदी में आधार जोड़े कहते हैं, ठीक है। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और डीएनए के लगभग 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। किसमें? न्यूक्लियोसोम में। डीएनए पूछ लिया जाए तो कितने, हिस्टोन प्रोटीन पूछ लिया जाए तो कितने होंगे? 8 हिस्टोन प्रोटीन। अगले, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को पहचानिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सही को अच्छा, कौन सा चीज़ प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जा रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला, मेम्ब्रेन बाउल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आप सभी को पता है बहुत प्रिमिटिव टाइप की कोशिका, इसमें सीधे डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, तो उसके ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाएंगे? और ऑर्गेनेल्स वो भी मेम्ब्रेन बाउल्ड, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन इन इस जीन्स, तो ये भी नहीं होगा। साइटोस्केलेटन का अभाव, बिल्कुल इसमें कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं पाए जाते हैं। सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन, बिल्कुल नहीं, ये अपने आप को डिवाइड करके कोशिका को मल्टीपल करके ही अपने आप का विभाजन करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत सूक्ष्म टाइप के होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियॉन्स मतलब न्यूक्लियस, इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, या कहें एक पॉइंट ही न्यूक्लियस के रूप में देखने को मिलता है, इसमें और कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं देखने को मिलता है। ओके, सही जवाब हो जाएगा। साइटोस्केलेटन का तो बात ही छोड़ दीजिए, साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाएगा जब ऑर्गेनेल्स ही नहीं पाया जा रहा है। इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें आप सब देखते होंगे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, ये सीधा इतना ही पाया जाता है जिससे ये अपने आप को मल्टीपल कर ले, अपने आप का विभाजन कर ले और अपनी प्रजातियों का ग्रोथ करवा सकें। ओके, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए जो अमीबा होता है, अमीबा क्या ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अमीबा प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का हम इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो पौधों के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के समान जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतत में एक चतु संयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है, या क्या इंगित करता है? दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स हैं, दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स हैं, एक पौधा सामान्य तथा दूसरा ट्रांसलोकेट हेटेरोजाइगोट है, दोनों पौधे टेट्रासोमिक हैं। तो क्या दिखाई देगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स। दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो यहाँ पे बात करें किसमें डीएनए नहीं होता, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप देख लीजिए। ये पीजीटी में, टीजीटी में, हर एग्जाम में, यहाँ तक टीआरई एग्जाम जैसे छोटे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी किसी में अपना खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है। चाहे यहाँ पर ऑक्सी दिया हो, गाल्गी दिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हो, कोई भी दिया हो, इन सब में डीएनए खुद का नहीं पाया जाता है। खुद का डीएनए केवल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में ही देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या एक प्रकार का
बहुलक होता है। ये क्रोमैटिन में होता है यानी केंद्रक में पाया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में तो होता है और थोड़ी सी मात्रा इसकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। ये अनुवांशिक पदार्थों का वहन करता है। अच्छा, आप बताइए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? साइटिडीन, गुआनिन एसिड, गुआनोसिन या फिर थाइमिडीन? न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआलिक एसिड। गुआलिक एसिड ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है और इसे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये करता क्या है, तो इसका उपयोग पनीर, ब्रेड, स्प्रेड और संरक्षित मछली, सूप, इन सबको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आरएनए का मोनोमर होता है। अगला, व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट स्वीट फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस? समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कौन सा पादप भाग सबसे उपयुक्त है? एंथर, रूट टिप, पीसेस ऑफ बार्क या फिर सूट अपेक्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूट टिप्स। समसूत्री विभाजन के लिए रूट टिप्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हटा देता है? विच सेल ऑर्गन्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड? पेरोक्सिसोम, माइक्रोसोम, स्फेरोसोम या गोल्गी बॉडी? तो सही जवाब हो जाएगा पेरोक्सिसोम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पेरोक्सिसोम। अगला क्वेश्चन, इन मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का अधिकतम छोटा और मोटा होना किसके दौरान होता है? पैकेटिन, डिप्लोटिन, मेटाफेज 1 व फिर डाइकैनेसिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइकैनेसिस। डाइकैनेसिस अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज का अंतिम स्टेज होता है और प्रोफेज के बहुत सारे स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। कितने? 5 स्टेज, जिसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ज़ाइगोटिन और क्या है एक पैचेटिन, नहीं, लेपोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकैनेसिस, ये इसका क्रम होता है। लेपोटिन ऐसे, लेपोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकैनेसिस, ये इसका क्रम होता है। ठीक है, LJP DD, LJP DD, ये इसका याद करने का ट्रिक है, LJP DD। ठीक है, लेपोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकैनेसिस। तो आपसे पूछा अंतिम स्टेज कौन सा होता है, तो डाइकैनेसिस होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये स्टेज दिए हुए हैं, लेपोटिन, जैगोटिन, पैचेटिन, डिप्लोटिन और डाइकैनेसिस। अगला, मक्के के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज पर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे? अगर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो एक कोशिका पे 40 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका सेम डबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आधी इकाई झिल्ली होती है, यानी हाफ यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्फेरोसोम, न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट? तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, तो इसमें हाफ होगा नहीं। न्यूक्लियस में भी अच्छा खासा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन स्फेरोसोम जो होता है ये सूक्ष्म होता है, इसमें गोलाकार कोशिकांग होता है और इसमें केवल एक परत वाली झिल्ली के बने मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य वसा पदार्थों को एकत्रित करना, हस्तांतरण करना तथा संश्लेषण करना होता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अन्य अंग के अंदर पाया जाता है, यानी ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? ये कोशिका ऐसे भी पाया जाता है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी एक सेल हो गया, इस सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे पाए जाएंगे। और इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा, यानी ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स कौन सा है? न्यूक्लियोसोम है, क्या वो न्यूक्लियोसोम है, क्या वो राइबोसोम है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है? तो एक बार बताइए, ये सेल हो गया, ऐसे क्वेश्चन को ना आप कॉमन सेंस से सॉल्व किया करिए। ठीक है, ये सेल हो गया, सेल हो गया, सेल के बीच में आपको देखने को मिलता है क्या?
न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस के बीच में ही आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस जो है ये एक प्रकार का ऑर्गन ही तो है, ये क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है, और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। और ये यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन होता है? अर्धसूत्री विभाजन कई सारे चरणों से गुजरती है, और इसका सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। और यही प्रोफेज 1 जो है ये 5 अवस्थाओं से गुजरती है, 5 उप अवस्थाओं से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ओके। और यही सबसे बड़ा फेज होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज, गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये पैकेजिंग का कार्य करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिया हुआ है। आपको दिया है कि क्या ये फर्मेंटेशन करता है, क्या ये फार्मोलाइजेशन करता है, ग्लाइकोसिडेशन करता है, या फिर ट्रांसलोकेशन करता है। तो नाम से तो आप निकाल लेंगे ग्लाइकोसिडेशन, लेकिन हो सकता है एक बार आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो ग्लाइकोसिडेशन क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइड के निर्माण के लिए एक हाइड्रोलिसिस या अमीनो कार्यात्मक समूह के साथ सेक्राइड की क्रिया होती है, और इसी क्रिया को ग्लाइकोसिडेशन कहा जाता है। और ये क्रिया करती कौन है? तो ये क्रिया हमारी गोल्गी बॉडी करती है। कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम में बहुतायत से पाया जाता है? लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? तो लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? एंजाइम पाया जाएगा। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? अच्छा, यहाँ पे एंजाइम दिया नहीं है, दिया है आइसोमेरेज, एसिड फास्फेटेज, हीम या फिर साइटोक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिड फास्फेटेज। लाइसोसोम जो है ये एक एंजाइम होता है, और इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है? मृत कोशिकाओं को मारता है, कभी कभी खुद फट जाता है, अपने आप को भी मार देता है, अपने आसपास की कोशिकाओं का भी अंत कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है एसिड फॉस्फेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है? ये प्रोटेज, राइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, फास्फेटेज, ग्लाइकोसिडेज, सल्फेट, इन सब का मिश्रण होता है, ओके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्गी संलयन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। कोशिका स्रावी प्रक्रिया, सेल सिक्रेटरी प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, ये पैकेजिंग भी करता है और सिक्रेटिंग भी करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक भाग से दूसरे भाग में कण चलन? नहीं। सिनेप्सिस? बिल्कुल नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सूत्री विभाजन के दौरान डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ रहे थे ना हम लोग, हाँ, गोल्गी बॉडी जो है ये एक सिक्रेटरी प्रक्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो सूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कब की थी? 1882 में की थी। कब की थी? 1882 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, यानी डीएनए जो है वो डबल हो जाता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज? सही जवाब ऑप्शन ए, इंटरफेज। इंटरफेज कोशिका चक्र का चरण है। इसमें एक विशिष्ट कोशिकांग अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करता है, और इसी फेज के दौरान सेल माइटोटिक की तैयारी में अपने डीएनए की प्रतिलिपि बना लेता है, यानी डबल कर लेता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का द्विगुणन होता है, तो डीएनए का द्विगुणन कहाँ होता है? इंटरफेज में होता है। अभी हम लोगों ने देखा इंटरफेज को कोशिका का जीवित चरण भी माना जाता है। इसमें कोशिका पोषक तत्व प्राप्त करती है, बढ़ती है और अन्य समान सेल ऑर्गेनेल्स का संचालन भी करती है। तो सही जवाब हो जाएगा इंटरफेज। क्या हो जाएगा? इंटरफेज। इंटरफेज में ही क्या होता है? यह डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए अपने आप को डबल करता है। आपको पता होगा जब सेल का डिवीज़न होता है तो सबसे पहले चरण आता है इंटरफेज। इंटरफेज को ही G2 फेज के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में भी 2 चरण आता है, एक अर्ली एक लेट, ठीक है। उसके बाद आता है टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद आपका डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से गुजरती है। सबसे पहले क्या आया? इंटरफेज। इंटरफेज के बाद प्रोफेज। प्रोफेज इसे G2 फेज भी कहते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज के बाद
एनाफेज। एनाफेज में भी 2 फेज, एक अर्ली एक लेटर। उसके बाद आपका आता है टीलोफेज। टीलोफेज में कोशिका 2 बराबर भागों में एकदम बंटने के कगार पे होती है, यानी कुछ इस फॉर्म में होती है, और उसके बाद डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसका चीज़ें आपको समझ में। अच्छा, मैं डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इंटरफेज। इंटरफेज में ये सेल है और सेल में एकदम कंजस्टेड क्रोमोसोम देखने को मिलता है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दूर होते रहते हैं और यहाँ पे सेंट्रोमियर का निर्माण हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम में बन जाते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, ये हल्का सा टूटने के प्रोसेस में आ जाते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 बराबर भागों में ऐसे ऐसे टूट जाते हैं। और एनाफेज अर्ली में और एनाफेज लेटर में क्या होता है, ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, ये वाली अवस्था बिल्कुल पास आ जाती है और उसके बाद एक डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। और सबसे बड़ा जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो इंटरफेज में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग हम लोग जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक यहाँ पे छूट रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में देखने को मिलता है, आप बताइए। डिप्लोटीन, लेपोटीन, डाइकेनेसिस या फिर पैकेटीन, किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है? क्रॉसिंग ओवर यानी गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट जाए, तो ये जो होता है पैकेटीन इस स्टेज में देखने को मिलता है। किसमें? पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलता है। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये 2 गुणसूत्र हैं, ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जब लिपट जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और ये पैकेटीन अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा पढ़ाने का मेथड, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर भेजिएगा। थैंक यू।